Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 8 of OVG MRP series, that is must remember point. तो जिन लोगों ने मुझे फर्स्ट पार्ट से देखा होगा उनको पता होगा मैंने मस्ट रिमेंबर पॉइंट स्टार्ट किया है फॉर नॉर्सेट एग्जाम. द टॉपिक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो एटलीस्ट फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम. तो ओबीजी का बेसिकली हमने थ्योरी वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट किया था. तो टिल नो ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर नॉर्सेट एग्जाम रिलेटेड टू ओबीजी टॉपिक वो कवर हो गए. सो टुडे इज द लास्ट पार्ट एंड इन द कमिंग नेक्स्ट 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट 9 और पार्ट 10. पार्ट 9 में हम सारा का सारा ओबीजी जो मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऑफ ओबीजी, वो सारा डिस्कस करेंगे फॉर नॉर्सेट एग्जाम. एंड लास्ट पार्ट 10th वाला जो पार्ट होगा उसमें सारे के सारे हम ओबीजी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारा डिस्कस कर देंगे. सो ये जो पार्ट पूरे 10 हो जाएंगे वो आपके पूरे ओबीजी का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो प्लीज इस वीडियो को जरूर वॉच करो बिकॉज कि ओबीजी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू नो ऑलरेडी, है ना. क्योंकि इससे लाइक बहुत सारे एमसीक्यू काइंड ऑफ लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नॉर्सेट एग्जाम. सो प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियोज. अगर आपने पढ़ रखा है ओबीजी, स्टिल वॉच दिस वीडियो सो डैट अगर कुछ पॉइंट आपने मिस कर दिया है यू कैन ऐड दिस पॉइंट ऑन योर नोट्स एंड ऑल्सो काइंड ऑफ रिविजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा. सो अगर हम एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो समटाइम्स इन द नॉर्सेट एग्जाम बेसिकली इमेज देकर वो पूछ लेते हैं कि कौन सा प्लेसेंटा है, ठीक है ना. सो फर्स्ट जो हमारा है दैट इज द बैटल डोर और मार्जिनल प्लेसेंटा. तो नाम में ही सब कुछ है, नाम से ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा. सो बैटल डोर प्लेसेंटा या फिर मार्जिनल प्लेसेंटा, इसमें क्या होगा, जो अम्बिलिकल कोड है ना, दिस अम्बिलिकल कोड कहाँ पे अटैच होगा, एट द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा. एट द मार्जिन, बेसिकली जो अम्बिलिकल कोड है वो कहाँ पे अटैच होता है, एट द सेंटर पे. बट यहाँ पे जो अम्बिलिकल कोड है वो कहाँ अटैच होगा, एट द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा एंड इट इज नोन एज बैटल डोर प्लेसेंटा और मार्जिनल प्लेसेंटा. सिंपल, ठीक है ना. बैटल पे तो डोर पे होगा या फिर मार्जिन पे होगा. सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बैटल डोर इंसर्शन और मार्जिनल प्लेसेंटा, ठीक है. उसी का हम दूसरा देखें, विलामेंटस इंसर्शन. सो विलामेंटस इंसर्शन में क्या होगा, जो अम्बिलिकल कोड है वो कहाँ पे अटैच होंगे, ऑन द फीटल मेम्ब्रेन पे. फीटल मेम्ब्रेन पे ये अम्बिलिकल कोड अटैच होगा एंड उसके जो वेसल्स आएंगे वो आके वेसल्स डायरेक्टली कहाँ पे अटैच होंगे, प्लेसेंटा से अटैच होंगे. और ये जो वेसल्स होगा ना वो अनप्रोटेक्टेड होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे होंगे, अनप्रोटेक्टेड होंगे. ये जो वेसल्स है ना बेसिकली ये कवर्ड होते हैं विथ वाटसन जेलीज एंड ऑल, बट यहाँ पे जो ये वेसल्स है वो कैसे होंगे, अनप्रोटेक्टेड होंगे. सो बहुत ज्यादा चांसेस है क्या होगा कि वैसा प्रेविया होने के चांसेस है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा इनमें से कौन सा एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा है जिसमें वासा प्रेविया होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, दैट इज द विलामेंटस इंसर्शन. तो वी फॉर विलामेंटस, वी फॉर वासा प्रेविया, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना. थर्ड हमारा है सर्कमवेलेट. तो सर्कमवेलेट में क्या होगा, जो हमारा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है दैट इज अम्नियोन एंड कोरियोन, यहाँ पे प्लेसेंटल एज पे ना एक थिक रिंग फॉर्म करेगा. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक थिक रिंग फॉर्म कर दिया है एंड इट इज नोन एज सर्कमवेलेट. एंड जो प्लेसेंटा है ऐसे छोटू सा दिखेगा एंड ये थिक मेम्ब्रेन आपको मार्जिन पे दिखेगा. सो दैट इज नोन एज सर्कमवेलेट. एंड उसी का एक और है दैट इज सर्कम मार्जिनेटम. तो सर्कम मार्जिनेटम में क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है दैट इज अम्नियोन एंड कोरियोन वो भी कहाँ पे, मार्जिन पे, प्लेसेंटल मार्जिन पे अटैच्ड है. बट यहाँ पे थिक मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे थिक रेज्ड पार्ट, ऐसे थिक मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे से थिक मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है. थिक रेज्ड पार्ट है ना, यहाँ पे थिक ऐसे मेम्ब्रेन नहीं है. सो दैट इज द सर्कम मार्जिनेटम, जस्ट मार्जिन पे ये अटैच्ड है और ये सर्कम वेलेट है, ठीक है. सो ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ हो गया. फिफ्थ हमारा है बाइपर्टाइट या फिर बाइलोब प्लेसेंटा. इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा है ना वो 2 पार्ट्स में होंगे. प्लेसेंटा 2 लोब्स होगा. प्लेसेंटा इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स एंड दोनों लोब्स जो है ना प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा, है ना, दोनों कनेक्टेड है. सो दैट इज लाइक सिमिलरली इक्वली दोनों पार्ट होंगे. सो दैट इज नोन एज बाइलोब और बाइपर्टाइट प्लेसेंटा. एक और हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज सक्सेंटुरेट
लोब, सक्शन टू रेट प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है ना, सक्शन टू रेट मतलब कि जो प्लेसेंटा है ना, एक और प्लेसेंटा होगा, दैट इज प्लेसेंटा इज डिवाइडेड इनटू टू, एक हमारा स्मॉल होगा, स्मॉल पार्ट होगा एंड एक हमारा लार्ज होगा। एंड यहाँ पे जो प्लेसेंटा है ना, ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे प्लेसेंटा कैसे अटैच होगा, यहाँ पे अम्बिलिकल जो वेसल्स होते हैं ना, फीटल वेसल्स होते हैं, उससे अटैच्ड होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके नाम में क्या आ रहा है, सक्शन टू रेट, मतलब कि क्यूटी आ रहा है ना, क्यूटी सा, तो एक क्यूट सा लाइक लोब होगा, ऐसे याद करो, क्यूट सा लोब होगा। एंड क्यूट सा लोब है तो क्यूट लोग अच्छे लगते हैं, उसको हम रखना चाहते हैं। सो क्यूट सा लोब है तो वो रिटेन रहेगा, सो इट विल लीड टू रिटेन्ड प्लेसेंटा, है ना, रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा कॉम्प्लिकेशन ये लीड करता है, एंड रिटेन्ड प्लेसेंटा की वजह से क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। तो सक्शन टू रेट लोब विल लीड टू रिटेन्ड प्लेसेंटा एंड पीपीएच होने के चांसेस है। एंड filamentous insertion जो प्लेसेंटा है, it will leads to vasa previa. This is the important point you should know regarding abnormalities of placenta. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिगार्डिंग देयर अटैचमेंट। सो एक हमारा होता है प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा एंड प्लेसेंटा परक्रेटा। वेरी सिंपल, एक्रेटा में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो अधेयर होगा कहाँ पे, मायोमेट्रियम, इन द यूटेराइन लाइनिंग के मायोमेट्रियम पे अधेयर होगा। ए फॉर एक्रेटा, ए फॉर अधेयर होगा जस्ट, ठीक है। इनक्रेटा में क्या होगा, मतलब कि इनटू द मायोमेट्रियम होगा, एकदम इनसाइड चला जाएगा, सो दैट इज इनटू द मायोमेट्रियम इनटू द यूटेराइन वॉल। परक्रेटा मतलब कि पार कर देगा, क्रॉस कर जाएगा, कहाँ क्रॉस कर देगा, लाइक यूटेराइन वॉल से जाके बाहर, लाइक जो बाहर नेवर्स में जो भी है, जैसे कि क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसको क्रॉस कर देगा। सो दैट इज परक्रेटा, है ना। व्हेन द प्लेसेंटा अटैचेस टू डीपली इनटू द यूटेराइन वॉल, दैट इज प्लेसेंटा एक्रेटा। When the placenta attaches into the uterine muscles, that is known as increta. And when the placenta goes completely through the uterine wall, sometimes invading nearby organs like the bladder, that is known as percreta. As you can see in this picture very clearly, you can like think कि हाँ क्या होता है। ओके, दो चीजें हमने पढ़ लिया। थर्ड हमारा है बहुत सिंपल टॉपिक, दैट इज शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड। तो शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कब बोलते हैं, जब अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है। लॉन्ग कब बोलते हैं, व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ मोर देन 100 सेंटीमीटर होती है। एंड एकोर्डिया का मतलब अब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, absence of umbilical cord is known as एकोर्डिया। वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है ना। सो इसमें जस्ट आपको नंबर्स याद करने थे। ओके, देन कमिंग टू द पीसीओडी की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बोले तो क्या होता है, एन ओव्यूलेशन होता है। एन ओव्यूलेशन में बेसिकली मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है, ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। उसके अलावा एमिनोरिया भी देखने को मिल सकता है, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिर्सुटिज्म होते हैं, इनफर्टिलिटी होता है, ठीक है ना, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, ओबेसिटी भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो रिगार्डिंग क्लिनिकल फीचर्स। अगर हम बायोकेमिकल मार्कर्स की बात करें क्या क्या एलिवेटेड होता है, तो LH FSH रेशो इंक्रीज हो जाता है, LH भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। और FSH क्या होता है, FSH डिक्रीज होता है। सो LH FSH रेशो इंक्रीज होता है, LH भी इंक्रीज होता है, दैट्स वाई रेशो इंक्रीज होता है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, FSH हार्मोन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो ये आपको बायोकेमिकल के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अगर रेडियोलॉजिकल में बेसिकली नहीं पूछते हैं, बट अगर पूछ लिया तो USG में कैसा स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स अपीयरेंस होता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन यू शुड नो रिगार्डिंग PCOD। अगर हम मेडिकेशन की बात करें, सो ट्रीटमेंट मेटफॉर्मिन हम ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, सो फॉर दैट मेटफॉर्मिन देते हैं। फॉर इनफर्टिलिटी के लिए हम क्लोराम्फीन या फिर लेट्रोजोल देते हैं, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कंबाइंड OCP देते हैं, ठीक है ना, कंबाइंड OCP देते हैं। सो दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर PCOD, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर एंड लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, not saying most common, it is the normal position basically होता है in the vertex position में। vertex presentation में most common जो नॉर्मल पोजीशन होता है, that is the
right occiput anterior and left occiput anterior, and left occiput anterior is the most common position, है ना, most common position is left occiput anterior, ठीक है। most common abnormal vertex position क्या होता है, right occiput posterior, right occiput posterior is the most common abnormal vertex presentation में होता है ये वाला position, ठीक है। उसके बाद ब्रीच प्रेजेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, फुटलिंग, कंप्लीट, है ना, फ्रैंक, ये सारा बताया था मैंने आपको। फ्रैंक जो है वो सबसे कॉमन होता है, फ्रैंक ब्रीच जो है वो सबसे कॉमन होता है, एंड फ्रैंक ब्रीच में हम इट इज़ फ्रैंक है तो हम इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो अदर फुटलिंग है और कंप्लीट ब्रीच है उसमें हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्राई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन में कुछ कुछ मैन्यूवर्स कभी कभी फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो मैन्यूवर्स आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट हमारा जो मैन्यूवर्स है जो आप इमेज में देख रहे हो, डेट इज द लॉफसेट मैन्यूवर, लॉफसेट मैन्यूवर्स, है ना, नाम याद कर लो, लॉफसेट मैन्यूवर्स। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है मैन्यूवर से भी क्वेश्चन। सो लॉफसेट मैन्यूवर कब हम करते हैं, टू डिलीवरी ऑफ एक्सटेंडेड आर्म्स, अगर जो बेबी का जो आर्म्स है ऐसे हेड के ऊपर से एक्सटेंडेड होगा, सो इन दैट केस हम कौन सा मैन्यूवर फॉलो करते हैं, लॉफसेट मैन्यूवर फॉलो करते हैं। सो लॉफसेट मैन्यूवर में क्या करते हैं, हम बेबी को 180 डिग्री टर्न करते हैं, 180 डिग्री टर्न किया, एक हाथ को बाहर निकाला, देन अगेन 180 डिग्री टर्न किया, देन अगेन जो एक हाथ को अनदर वाले आर्म को बाहर निकाला, एंड देन हेड को बाहर कर लिया। सो दैट इज द लॉफसेट मैनूवर। दूसरा मैनूवर है हमारा स्मेलीज मैनूवर। ये भी कहाँ पे फॉलो करते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन में, स्मेलीज मैनूवर, है ना, स्मेलीज मैनूवर। इसमें क्या करते हैं, इट इज यूज व्हेन डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड, डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड। सो एज यू नो कि इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड सबसे लास्ट में आता है। सो हेड सबसे लास्ट में आता है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो मोटिव होता है कि बेबी के हेड को फ्लेक्शन में रखना है, बेबी के हेड को फ्लेक्शन में रखना है। तो क्या करते हैं एग्जामिनर कि एक हाथ को नीचे से बेबी का जो मैक्सिला पे ऐसे रखते हैं ना, सो इंडेक्स फिंगर और हमारा मिडल फिंगर को जो है बेबी के यहाँ पे रखते हैं, काइंड ऑफ चिन के पास बोल दो रखते हैं, एंड एक हाथ से बेबी के ऑक्सीपुट पे ऐसे करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, सो दैट फ्लेक्शन पोजीशन में रहे बेबी का हेड, फ्लेक्शन पोजीशन में रखते हैं। एंड जो अदर वन है ना, वो क्या करता है कि यहाँ पे सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करता है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेगा, सो क्या होगा, बेबी का हेड इजिली डिलीवर हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज, यहाँ पे देखो सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगाया, एंड यहाँ पे बेबी के हेड चिन को पकड़ रखा है, यहाँ से ऑक्सीपुट्स को थोड़ा नीचे किया, फ्लेक्स किया, एंड सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगा के बाहर खींच लिया। सो दैट इज नोन एज स्मेलीज मैनूवर, डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड। सो इट इज ऑल्सो फॉलोइंग ब्रीच प्रेजेंटेशन। एक और हमारा मैनूवर्स है, डेट इज नोन एज पाइपर्स मैनूवर, पाइपर्स मैनूवर। सो पाइपर मैनूवर भी सेम ही है, लाइक इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड इन डिफिकल्ट, है ना। सो डिफिकल्ट आफ्टर कमिंग ऑफ हेड में बेसिकली इसको फॉलो करते हैं, आफ्टर कमिंग ऑफ हेड। लाइक अगर ये स्मेलीज मैनूवर फॉलो करने के बाद भी अगर हेड बाहर नहीं आता तो हम पाइपर्स मैनूवर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हेड को फ्लेक्शन में ही रखना होता है, बस पाइपर अंदर डाल के बेबी का हेड को बाहर करते हैं। सो दैट इज नोन एज पाइपर्स मैनूवर। तो ये बेसिकली हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम ये मैनूवर्स फॉलो करते हैं, लॉबसेट, स्मेलीज एंड पाइपर्स मैनूवर। देन कमिंग टू शोल्डर डिस्टोसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो शोल्डर डिस्टोसिया बेसिकली क्या होता है कि बेबी का हेड तो बाहर आ जाता है, एंड आफ्टर कमिंग द हेड जो शोल्डर है ना, एंटीरियर शोल्डर गेट स्टक कहाँ पे, बिहाइंड द प्यूबिस सिम्फाइसिस। सो प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास जाके स्टक हो जाता है। सो दैट इज नोन एज शोल्डर डिस्टोसिया, एंड इट इज इमरजेंसी कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। मतलब कि अब कभी भी इमरजेंसी होती है तो हम क्या करते हैं, कॉल फॉर हेल्प, है ना, या तो CPR करना हो, या तो पेशेंट अरेस्ट में चला गया हो, या बेबी को रिससिटेट करना हो, या फिर PPH हुआ, तो सबसे पहला एक्शन क्या है, दैट इज द कॉल फॉर हेल्प। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, दैट इज टर्टल साइन। तो अगर एग्जाम में आया टर्टल साइन कहाँ दिखता है, सो शोल्डर डिस्टोसिया में, क्योंकि बेबी का हेड बाहर आ गया, सी हेड बेबी का बाहर आ गया है ना, हेड बेबी का बाहर आ गया है, और जो ये शोल्डर है यहाँ पे स्टक हो गया है। तो ये जो हेड है वो अंदर रिट्रैक्ट करेगा, वापस से अंदर जाएगा, तो इट इज लुकिंग लाइक अ टर्टल, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टर्टल साइन, है ना। सो अगर शोल्डर डिस्टोसिया होता है तो हमारा जो निमोनिक है, निमोनिक आपने याद रखना है, सो दैट आपको याद रहे एग्जाम में क्या क्या करना होता है। सो दैट इज हेल्पर, हेल्पर में H फॉर हेल्प। सो सबसे पहले हम हेल्प के लिए लोगों को बुलाएंगे, कॉल फॉर हेल्प। E इज द इवेल्युएट फॉर एपिसियोटोमी, है ना। सो एपिसियोटोमी करेंगे, सो हेल्प के लिए बुला लिया हमने, एपिसियोटोमी हमने कर लिया, एंड देन लेग, L फॉर लेग,
एल मतलब लेग, लेग मतलब क्या करेंगे, मैक्रोवर्स मैन्यूवर करेंगे। मैक्रोवर्स मैन्यूवर में क्या करेंगे, मदर का जो लेग है ना उसको हाइपर फ्लेक्स करेंगे, हाइपर फ्लेक्स करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मदर का जो लेग है उसको हम क्या कर रहे हैं, हाइपर फ्लेक्स कर रहे हैं ना। सो लेग फ्लेक्स और हाइपर फ्लेक्स ऑन टू द एब्डोमेन, उसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन ऑफ पेल्विस होगा, अलाइनमेंट ऑफ सैक्रम होगा एंड ओपनिंग ऑफ बर्थ कनाल, जो बर्थ कनाल है वो थोड़ा और वाइडर ओपन हो जाएगा। सो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द लेग करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द लेग। एंड देन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, पी फॉर प्रेशर, सो एच इज हेल्प कर लिया, ई फॉर इवेल्युएट फॉर एपिसियोटोमी, एल फॉर लेग, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द लेग, दैट इज द मैक्रोवर्स मैन्यूवर करेंगे एंड देन प्रेशर लगाएंगे, है ना। सो दैट इज द सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड अप्रिसिएट कि यहाँ पे देखो प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज प्रेशर, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाया एंड देन सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाने के बाद और मैनूवर ऐड करेंगे, दैट इज द र्यूबिन मैनूवर एंड वुड स्क्रू मैनूवर। सो र्यूबिन मैनूवर में क्या करेंगे, पुश पोस्टीरियर शोल्डर टुवर्ड्स द फीटल चेस्ट, देखो यहाँ पे जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसको हम टुवर्ड्स द चेस्ट के तरफ हम पुश करेंगे एंड देन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे बेबी को, है ना, फीटल चेस्ट, देन रोटेट द शोल्डर लाइक अ स्क्रू, दैट इज द वुड स्क्रू मैनूवर। सो र्यूबिन मैनूवर्स एंड वुड स्क्रू मैनूवर किया एंड देन उसके बाद हम पोस्टीरियर आर्म को क्या करेंगे, डिलीवर कर लेंगे। सो एच फॉर हेल्पर, एपिसियोटोमी कर लिया, लेग को हाइपरफ्लेक्स कर दिया, प्रेशर लगा दिया हमने दो मैन्यूवर ऐड कर दिया, दैट इज र्यूबिन एंड वुड स्क्रू एंड देन हमने मैनूवर अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो पोस्टीरियर आर्म था उसको हमने रिमूव कर लिया। उसके बाद लास्ट आर क्या है, दैट इज द रोल द पेशेंट, पेशेंट को रोल करेंगे, दैट इज नोन एज गास्किन मैनूवर। गास्किन मैनूवर मतलब कि मदर को ना ऑल फोर लिम्स पे हम रोल कर देंगे, है ना, दैट इज नोन एज गास्किंग मैनूवर, दिस इज द गास्किंग मैनूवर। मदर को ऑल फोर लिम्स पे क्या कर दिया, रोल कर दिया एंड देन बेबी को डिलीवर कर देंगे। लेट सपोज ये सब कुछ करने के बाद भी अगर बेबी डिलीवर नहीं हुआ, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, बेबी को वापस से अंदर डालेंगे, है ना, वापस से हेड को अंदर डालेंगे एंड दैट इज नोन एज जेवेनली मैनूवर्स एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, LSCS करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन शोल्डर डिस्टोसिया। हेल्पर करने के बाद भी नहीं हुआ तो हम जेवेनली करेंगे, इसमें हम बेबी के हेड को वापस से अंदर रीइंसर्ट करके फटाफट LSCS करना होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली मैक्रोसोमिया बेबी जो होता है जिसमें बेबी का वेट मोर देन 4 kg होता है, डायबिटिक मदर का भी जो बेबी होता है, इसमें बेसिकली शोल्डर डिस्टोसिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द शोल्डर डिस्टोसिया, दिस इज ऑल थिंग्स अबाउट द शोल्डर डिस्टोसिया। सो अगर एग्जाम में पूछे कि कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया टू बेबी, बेबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो आप खुद सोचो क्या हो सकता है। फर्स्ट क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्लेविकल होता है तो क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, प्लस ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, राइट। सो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है ना। मदर में क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स देखो मदर को क्या क्या करना पड़ रहा है, तो टेयर ही होगा, द मोस्ट कॉमन थिंग इज टेयर हो सकता है, वेजाइनल टेयर, पेरिनियल टेयर, है ना। सो टेयर हो सकता है, ओके। तो ये हमारा था डिस्टोसिया के बारे में, शोल्डर डिस्टोसिया के बारे में। कमिंग टू द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द नेगिल्स पेल्विस एंड द रोबर्ट्स पेल्विस। तो इसके बारे में इमेज से फर्स्ट इमेज दिखा के पूछ लेते हैं कि विच वन इज द नेगिल्स पेल्विस एंड विच वन इज द रोबर्ट्स पेल्विस, या फिर काइंड ऑफ सेंटेंस दे देते हैं एंड एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रोबर्ट्स पेल्विस कौन सा होगा, है ना। सो इस तरीके का MCQ आ रखा है। सो नेगिल्स में क्या होता है ना, नेगिल्स पेल्विस में क्या होता है कि ओनली वन एब्सेंस ऑफ ओनली वन एला ऑफ सेक्रम, ओनली एक जो एला ऑफ सेक्रम है ना, ओनली वन एला ऑफ सेक्रम एब्सेंस होगा, सो दैट इज नोन एज नेगिल्स, है ना। और रोबर्ट्स में क्या होगा, दोनों के दोनों एला ऑफ सेक्रम एब्सेंट होंगे, सो दैट इज नोन एज रोबर्ट्स। रोबर्ट्स मतलब दोनों के दोनों एब्सेंस है, नेगिल्स में एक है एक नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द नेगिल्स पेल्विस एंड द रोबर्ट्स पेल्विस, ठीक है। उसके बाद है दिस वन, हाँ इसमें आपने क्या याद रखना है, दैट इज द बंडल्स रिंग, बंडल्स रिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज पैथोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन रिंग, है ना। सो बेसिकली क्या होता है ना, लेट सपोज इंसेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या होगा कि जो अपर यूटेराइन सेगमेंट है वो क्या होगा, वेल कॉन्ट्रैक्टेड होगा, एंड जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो क्या होगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा,
है ना। सो एक काइंड ऑफ रिंग फॉर्म होगा, एक काइंड ऑफ रिंग फॉर्म होगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक काइंड ऑफ रिंग फॉर्म होगा, है ना। सो दैट इज नोन एज बांडल्स रिंग। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर में ये देखने को मिलता है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर में, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर में, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर में ये देखने को मिलता है बांडल्स रिंग। सो अपर यूटेराइन सेगमेंट क्या है, वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज बांडल्स रिंग, है ना। देखो ये हमारा नॉर्मल एब्डोमेन है, एंड यहाँ पे देखो काइंड ऑफ रिंग फॉर्म हो गया है। सो आप नॉर्मली आप पैल्पेट कर सकते हो। सो इसका मतलब है कि जो लेवर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, एंड लाइक कि यूटेराइन रप्चर होने के भी चांसेस है ना, यूटेराइन रप्चर होने के भी चांसेस है अगर आपने सही टाइम पे एक्शन नहीं किया। सो अगर ये होता है तो फटाफट क्या करते हैं, टोकोलिटिक्स देते हैं, टोकोलिटिक्स दे के फटाफट LSCS करना होता है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर कब बोलेंगे, व्हेन द लेबर जो पीरियड है वो मोर देन 18 आवर्स का होगा, लाइक फर्स्ट स्टेज प्लस सेकेंड स्टेज मिला के अगर मोर देन 18 आवर्स हो गया तो दैट इज नोन एज प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है ना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि प्री टर्म बेबी रिस्क एंड पोस्ट टर्म बेबी में क्या क्या रिस्क होते हैं, बहुत सारे रिस्क है। मोस्ट कॉमन प्री टर्म बेबी में क्या रिस्क होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, एंड पोस्ट टर्म बेबी में क्या क्या रिस्क होता है, दैट इज द मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का, मिकोनियम एस्पिरेशन होने के चांसेस है, और प्रीटर्म में RDS होने के चांसेस है क्योंकि सर्फेक्टेंट अच्छे से नहीं है। ओके उसके बाद इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, दैट इज द फेलियर टू अचीव क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ और मोर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अगर हम मेल फैक्टर की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज द डिक्रीज स्पर्म काउंट, दैट इज एजोस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें सो एन ओव्यूलेशन बेसिकली ग्रेड 2 में द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है। समटाइम्स लाइक कि सीमेन पैरामीटर से भी पूछ लेते हैं, तो सीमेन पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल कैसा होना चाहिए, दैट इज कि जो नॉर्मल वॉल्यूम है दैट इज मोर देन और इक्वल टू 1.4 ml होना चाहिए। स्पर्म का उसमें कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, दैट इज अराउंड मोर देन और इक्वल टू 16 मिलियन पर ml होना चाहिए। एंड टोटल मोटिलिटी कितना होना चाहिए, दैट इज मोर देन और इक्वल टू 42%। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए दैट इज 30%। एंड उसमें जो स्पर्म है वो कितने वाइबल होना चाहिए, एटलीस्ट 54% वाइबल होना चाहिए। एंड नॉर्मल मोर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4% नॉर्मल मोर्फोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस पैरामीटर यू शुड नो रिगार्डिंग सीमेन। ओके देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट की पोस्ट वेजिको वजाइनल फिस्टुला रिपेयर के बाद अब्स्टिनेंस फॉर 3 मंथ के लिए बोलना होता है मदर को, एंड देयर इज नो प्रेगनेंसी, लाइक प्रेगनेंसी एटलीस्ट 1 ईयर तक अवॉइड करना होता है। सो दिस नंबर यू शुड नो। ओके सो ये था हमारा लास्ट सेशन, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारा का सारा जितने भी थियोरिटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि एटलीस्ट आपको आना चाहिए फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विथ OBG इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, लाइक ऑक्सीटोसिन हो गया, है ना, ऑक्सीटोसिन हो गया, बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए, मिथाजिन हो गया, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो एग्जाम में कॉमनली पूछते हैं, उसके बारे में, उसके डोज के बारे में, उसका साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम OBG इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके एंड प्लीज लेट मी नो कि आप नेक्स्ट MRP लाइक आपको कौन सा चाहिए। इफ़ यू वांट साइकियाट्रिक तो लाइक मैं साइकियाट्रिक स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। जस्ट कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।